नमस्कार साथियों। सिंधी भाषा के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे सिंधी व्याकरण की। तो साथियों, जिस प्रकार से हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में ग्रामर व्याकरण होती है, उसी प्रकार से सिंधी भाषा में भी व्याकरण होती है। तो हिंदी की भांति सिंधी में भी व्याकरणिक कोटियां हैं उसकी। सिंधी की भी व्याकरणिक कोटियां हैं। सिंधी भाषा में रूप परिवर्तन का प्रयोग की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द, जिसे अंग्रेजी में डिक्लाइनेबल वर्ड्स भी बोलते हैं, ध्वनि, आकार, शब्द, रूप आदि में परिवर्तन के कारण विकार का होना विकारी शब्द कहलाता है। ऐसे शब्द जिनके कारण कारक, काल, पुरुष इत्यादि में के कारण विकार पैदा हो। उदाहरण के लिए जैसे हिंदी में कृष्ण शब्द है, कृष्ण, उसे कन्हैया भी बोलते हैं। तो जब हम इसको बोलते हैं तो बोलने में बोलते बोलते कन्हैया से सिंधी में कन्हैयो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब जो ध्वनि के कारण या बोलने के कारण परिवर्तन आए वो विकारी शब्द कहलाते हैं। और लिंग में परिवर्तन भी हो जाता है। जैसे एक उदाहरण है बिल्लो। अगर हमें इसका लिंग परिवर्तन करना है तो उसका लिंग परिवर्तित हो जाएगा, बिल्लो से बन जाएगा बिल्ली। ऐसे ही वचन में परिवर्तन होने के कारण भी होता है। जैसे उसका वचन हमें बढ़ाना है, बिल्लो को अगर प्लूरल में कहें तो कहेंगे बिल्ला। और कारक में परिवर्तन होने पर भी उसमें उसके शब्द में जो है चेंज आ जाता है, बिल्लो का बन जाएगा बिल्लन, मतलब बिल्लो ने। इस प्रकार विकारी शब्द जो है चार प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले संज्ञा, जिसे सिंधी में हम नाम कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो व्याकरणिक कोटियों में हम इन चारों का यहाँ पर वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा के बारे में सभी को विदित है कि किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। सब बच्चों को भी इस बात का पता है। तो ये बहुत इसकी साधारण सी परिभाषा है। सिंधी भाषा में अधिकांश संज्ञाएं जो है स्वतंत्र है। प्रत्येक स्वर संज्ञा के अंत में प्रयोग किया जा सकता है। सिंधी भाषा के अंत में स्वर के उच्चारण की प्रवृत्ति इतनी प्रधान है कि अन्य भाषाओं से सिंधी भाषा में अपनाए गए व्यंजनों, शब्दों के उच्चारण भी स्वरांत किया जाता है। जैसे शब्द है कोशिश। कोशिश का मतलब होता है प्रयत्न, तो स्वरांत मतलब उसका हम पूरा उच्चारण करेंगे, कोशिश, कोशिश। नर्स, नर्स स स्वरांत मतलब स पूरा करेंगे, नर्स कह के खत्म नहीं करेंगे। नर्स जिसका अर्थ होता है आया या दाइमा। और बरसात, त पूरा इस्तेमाल करेंगे, बरसात, जिसे बारिश भी कहते हैं। सिंधी में एकारांत संज्ञाएं बहुत कम है। वे प्राय अन्य भाषाओं से सिंधी में दिए हुए संज्ञा पदों और व्यक्तिवाचक नामों से मिलती है। जैसे अंग्रेजी के शब्द हैं एक्सरे, रेलवे, दूबे, जेठले, पांडे आदि। सिंधी भाषा में दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और दो वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन। और कई शब्दों का लिंग वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जो है उसके अव्यय से हमें मालूम पड़ता है। जहाँ स्त्रीलिंग प्रत्यय लगाकर शब्द की रचना नहीं की जाती है, वहीं अभ्यास से और वाक्य से शब्दों के अव्यय से ही प्राय लिंग की जानकारी हमें मिल जाती है। जैसे सिंधी में कहते हैं सुठो किताब, और हिंदी में कहेंगे इसी को अच्छी पुस्तक। तो यहाँ पर पुल्लिंग है सिंधी में, और हिंदी में जो है वही स्त्रीलिंग है। नारी अचेतो, नारी जो है यहाँ पर हमारे सिंधी में पुरुष के लिए भी ये नाम का प्रयोग किया जाता है, नारी यानी कि नारायण आता है। सुहिणी नारी यानी कि सुंदर नारी। तो जैसे किताब भी शब्द मैंने बताया कि इसको सिंधी में पुल्लिंग है और हिंदी में उसे स्त्रीलिंग कहते हैं।
शब्द के लिंग की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। इस बारे में यह ध्यान रखना चाहिए कि सिंधी भाषा में अकारांत जो संज्ञाएं हैं स्त्रीलिंग है और ओकारांत संज्ञाएं पुल्लिंग है। आ, ए, ई में अंत होने वाली संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग और ऊ से जो समाप्त होती हैं वो प्राय जो है पुल्लिंग होते हैं। अब हम संज्ञा के प्रकारों पर रोशनी डालते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसे अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन भी कहते हैं, जिसके द्वारा किसी एक का विशेष नाम का बोध हो, जैसे कि दिल्ली, हिमालय, हनुमान, चेटीचंड, गोपाल, ये सारे व्यक्तिवाचक नाम हैं। ये इसे प्रॉपर नाउन भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो नाम है वो एक ही रहेगा। हिमालय को हिमालय ही कहेंगे, चाहे कोई भी कहे। दिल्ली का नाम दिल्ली ही रहेगा, हनुमान का नाम हनुमान ही रहेगा, तो इसे हम प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, जिस नाम के द्वारा या जिस संज्ञा के द्वारा समस्त जाति का बोध हो, जैसे मनुष्य, पेड़, फूल, सोना, चांदी, पशु, पर्वत, ये सारे जो है नाम है, एक विशेष प्रकार का नाम दिया है जो कि हर जगह एक जैसे ही रहते हैं। इसलिए इसको कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जिसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। वे नाम या वे संज्ञा जिससे किसी गुण, दशा, क्रिया या भाव आदि का बोध होता है, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब छुपा हुआ, जैसे कि वीरता, सुख, इनको हम महसूस कर सकते हैं और इनको देख नहीं सकते, अदृश्य होते हैं। हंसी, वृद्धावस्था, दुख, अपराध और नृत्य, संगीत आदि भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। समूहवाचक संज्ञा यानी कि कलेक्टिव नाउन, वो संज्ञा जिसके द्वारा अनेक व्यक्तियों या पदार्थों आदि का बोध हो, उसके समूह का बोध हो, जैसे कि चावल, मिट्टी, चीनी, तेल, अनाज आदि, ये सब वस्तुओं और पदार्थों के नाम हैं। इन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये हो गया संज्ञा के बारे में। अब हम सर्वनाम के बारे में देखते हैं। सर्वनाम प्रोनाउन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रोनाउन। सर्वनाम उस शब्द को कहा जाता है जो किसी नाम यानी कि संज्ञा के स्थान पर आता है, अर्थात संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे, हम, उसने आदि, जो संज्ञा के स्थान पर काम आए उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम दो प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे अंग्रेजी में पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। बात करने वाले किसी तीसरे व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है उसका जब बोध कराया जाए तो उसको हम उस सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं जो बात कर रहा हूँ, बात करने वाला, तुम सुनने वाले, और वह मतलब जो तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसके हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। इन तीनों को पुरुष या पर्सन भी कहते हैं। इन तीनों के आधार पर पुरुषवाचक वर्तमान के तीन प्रकार होते हैं। एक तो होता है प्रथम पुरुष और दूसरा होता है उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, उसे हम उत्तम पुरुष भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। बोलने या लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का उपयोग करता है उसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, और सिंधी में हम मैं और हम को बोलते हैं माँ, आओ, असी, असा। द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुष, जिसे इंग्लिश में सेकंड पर्सन कहते हैं, बोलने वाला या जिससे बात की जा रही है उसके लिए व्यक्तिवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, उसे द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप। और सिंधी में मैं, तू, माँ, तू, तव्हां, अव्हां, तव्हां पाण। और इसके बाद है तृतीय पुरुष या अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन।
पहले और दूसरे पुरुष के अलावा अन्य सभी व्यक्तिवाचक सर्वनाम इस वर्ग में आ जाते हैं। जिसके बारे में बात की जा रही हो वह तीसरा है, सामने नहीं है, अदृश्य है और उसके लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम को तृतीय पुरुष कहते हैं। जैसे वह व्यक्ति, सिंधी में हु, या ऊहा, हु, ऊहे माणु, वे लोग, ये जो है थर्ड पर्सन है सारे। उसके बाद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे इसका उदाहरण है ही मुंहिंजो घर आहे, हिंदी में कहेंगे इसको यह मेरा घर है। हु मुंहिंजो खेत आहे, वह मेरा खेत है। ही कंप्यूटर आहे, जिस बात को हम निश्चयता से कहते हैं उसके लिए ये इस्तेमाल करते हैं शब्द। तो हु, ही, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ही कंप्यूटर आहे, यह कंप्यूटर है। हु मोहन जो दड़ो है, वो मोहन का दड़ा टीला है। मोहन जो दड़ो आहे, वह मोहन जो दड़ो है। यह पेन आहे, यह पेन है। वह गाय आहे, वह गाय है। निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्स प्रोनाउन, स्वयं का बोध कराने वाला सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इनके लिए शब्द है पाण, पाण मतलब अपने आप, स्वयं। मनोज पाण के चयो, स्वयं, मनोज ने स्वयं से कहा। तो स्वयं जो वर्ड है वह निजवाचक सर्वनाम है, रिफ्लेक्स प्रोनाउन है। पहंजो, इसका एग्जाम्पल है हर को पहंजो तो खाए। पहंजो मतलब अपना, हर कोई अपना खाता है, तो अपना जो है निजवाचक हो गया। इसी प्रकार से प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्न पूछने हेतु काम आने वाला सर्वनाम। केर आयो आहे, कौन आया है, प्रश्न पूछा जा रहा है और यहाँ पे प्रश्न की निशानी हम लगा रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं। केर थो गाल है, कौन बोल रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तोखे छा वणंदो आहे, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। तू छा मंत्री आही, क्या तुम मंत्री हो। कहिड़ो तोखे मोबाइल खपे, तोखे कहिड़ो मोबाइल खपे, तुम्हें कौन सा मोबाइल चाहिए। अब है संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। अन्य नाम से यह सर्वनाम संबंध दर्शाने वाला है। अन्य सर्वनाम से यह संबंध दर्शाने वाला सर्वनाम है। नाम के स्थान पर काम आने वाले शब्द, जैसे कि एग्जाम्पल है जो आयो हो हल्यो यो, जो आया था चला गया। तो जो शब्द जो है संबंध दर्शा रहा है, जो आया था वह चला गया। जह, जिस एक शब्द आता है हिंदी में जिसका अर्थ है जिस। ही वो मास्टर आहे, जह सिंधी सिखारी हुई। तो जह वर्ड शब्द जो है वो संबंध दर्शा रहा है। यह वही अध्यापक है जिसने सिंधी सिखाई थी, जिसने। कहिड़ो तोखे दोस्त खपे, कौन सा, तुम्हें मित्र चाहिए। ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। इसके बाद है पारस्परिक। पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम को रिलेटिव प्रोनाउन, जो एक दूसरे के साथ संबंध दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए जे को या जो शब्द इसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जो कंदो सो भरिंदो, जो करेगा वही भरेगा। जो और सो शब्द। जो कोई आएगा वह जाएगा, जो। जह, जह पढ़ाई कई हुंदी तंहिंखे सुठियूं मार्कूं मिलंदियूं, जिसने पढ़ाई की होगी उसे अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो उसे या जिसने, या सिंधी में बोलते हैं जा। जा जो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जा तोखे गडी हुई सा वडी लेखिका है, जो तुम्हें मिली थी वो बड़ी लेखिका है। इसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनडेफिनेट प्रोनाउन। जिन सर्वनामों से यह पता न हो कि वो किस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त है। जैसे शब्द है
को या कोई, को दर खड़काए रहो आहे, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, जिसका हमें पता नहीं चलता, तो अनिश्चयवाचक ये सर्वनाम कहलाता है। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, कौन ये नहीं पता, तो कोई जो शब्द है वो अनिश्चयवाचक शब्द है। इसी प्रकार से कुछ, मुखे कुछ थी रहो आहे, मुझे कुछ हो रहा है, तो इसमें भी कुछ सुनिश्चित नहीं है, कुछ डेफिनेट नहीं है कि क्या हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। तो कुछ जो शब्द है वो अनिश्चय का प्रतीक है। कहे या किन्न, किन्न माण्हुन खे चुगलीअ जी आदत हो, किन्न माण्हुन खे चुगलीअ जी आदत हूंदी आहे, कुछ व्यक्तियों को चुगली करने की आदत होती है। तो इससे भी इनडेफिनेट बात कही जा रही है, इसमें पता नहीं चल रहा है। तो ये हो गए सर्वनाम के बारे में। अब हम पढ़ते हैं विशेषण यानी कि एडजेक्टिव के बारे में। हाँ, अब हम पढ़ रहे हैं विशेषण यानी एडजेक्टिव के बारे में। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। अपर्याप्त विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम से लागू होकर उसकी विशेषता या प्रकार का प्रमाण बताता है। An adjective tells us more about a noun or pronoun. विशेषण के प्रकार। गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, संज्ञा का गुण दर्शाने वाला शब्द, जैसे श्याम अच्छा लड़का है, श्याम सुठो छोकरो आहे। वाक्य में अच्छा या सुठो गुणवाचक विशेषण है। इसी प्रकार से अच्छो, कारो, कायर, जंगली, धोबी, क्रोधी, लोभी, कोड़ो, मिठो, ये सब जो शब्द है विशेषण के शब्द हैं। अब इसमें दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, जिस विशेषण द्वारा पदार्थ या वस्तु की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अंग्रेजी में इसे न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहते हैं। उदाहरण के लिए पंज माण्हू गॾिजी मुखिया के समझाइण विया, मतलब 5 व्यक्ति मिलकर मुखिया को समझाने के लिए गए। तो 5 व्यक्ति, पंज माण्हू, ये जो है संख्यावाचक विशेषण है। मैराथन रेस में 3 रांदीगर हेठ किरी पिया, मैराथन रेस में 3 खिलाड़ी नीचे गिर गए। 3 खिलाड़ी, 3 संख्या बता रहा है, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। अंब थोड़ा खाइण खपन, आम थोड़े खाने चाहिए, तो थोड़ा जो है ये भी संख्या बता रहा है। किन गोठन में बिजली हाणे अची वई आहे, कुछ गांव में अब बिजली आ गई है, कुछ जो है ये भी संख्या बता रहा है। हिक हो राजा, एक था राजा, एक जो है संख्यावाचक है विशेषण। इस प्रकार से सार्वनामिक विशेषण, प्रोनोमियल एडजेक्टिव, सर्वनाम जब विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अर्थात जब सर्वनाम संज्ञाओं के आगे लगते हैं तो वे सर्वनाम विशेषण कहलाते हैं। सर्वनामों से बनने वाले जो विशेषण देखिए, ही लैपटॉप नेहा जो है, यह लैपटॉप नेहा का है, तो ही जो है या यह जो है ये सार्वनामिक वाचक विशेषण है। हिन वट ज्ञान जो भंडार है, इसके पास ज्ञान का भंडार है, तो हिन वट या इसके पास जो है सार्वनामिक विशेषण है। अहिड़ी कहानी मूं अगे कान पढ़ी आहे, ऐसी कहानी मैंने पहले नहीं पढ़ी, तो कौन सी कहानी? ऐसी कहानी, तो ये विशेषण हो गया स्पेशल। यह नींगर सियाणी आहे, यह लड़की समझदार है, कौन सी लड़की? यह लड़की। माँ कहड़ो मोबाइल खरीद गया, मैं कौन सा मोबाइल खरीद करूं। इनमें जो शब्द रेखांकित है ये सार्वनामिक विशेषण है। इसके बाद है परिणामवाचक विशेषण, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जिस विशेषण द्वारा संज्ञा की माप, तोल आदि के बारे में विशेष
जानकारी मिलती है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो चावल तोरे डे, 5 किलो चावल तोल दो। तो 5 किलो जो है, 5 किलो जो है उसकी संख्या बता रहा है, परिमाण बता रहा है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण है। इसी प्रकार से 1 लीटर खीर दे, 1 लीटर दूध दो, तो 1 लीटर जो हो गया परिमाण हो गया। काल 7 ग्राम सोन वर्तुम, कल 7 ग्राम सोना लिया, तो 7 ग्राम जो है ये भी परिमाण बता रहा है। सजो अट्टो गाय खाई गई, सारा आटा गाय खा गई, न सजो अट्टो भी जो है परिमाण बता रहा है। रात जो रोटी थोड़ी घट खाई जे, रात को खाना थोड़ा कम खाना चाहिए, तो कम जो है तो परिमाणवाचक। ये हो गया विशेषण के बारे में जानकारी। अब हम पढ़ते हैं क्रिया के बारे में। क्रिया जिसे अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। व्याकरण में क्रिया या वर्ब वह है जिससे कुछ करने या होने का बोध होता है। अन्य शब्दों में कहें तो जो शब्द जो कुछ कहने, होने या सहने का अर्थ दर्शाते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। A verb is an action word. It also explains what someone or something is, has or does. जैसे पवन व्यो, पवन गया, दीपा आई, सिंधी में भी सेम दीपा आई पढ़ेंगे। इन वाक्यों में गया और आई ये शब्द जो है क्रिया को दर्शाते हैं। क्रिया के अनेक से प्रकार होते हैं, जिनमें से जो दो मुख्य प्रकार है वो है सकर्मक क्रिया, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब, जिस क्रिया में कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट होता है वह सकर्मक क्रिया है। जैसे महेश पानी पिए थो, महेश पानी पीता है, तो इसमें पीना जो है सकर्मक क्रिया है। पानी कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट है जो पिया जाएगा। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मास्टर पाड़े रहो आहे, अध्यापक पढ़ा रहा है। इस वाक्य में क्रिया को मास्टर पाड़े रहो आहे यानी कि अध्यापक पढ़ा रहा है, इस वाक्य में क्रिया जो काम दिखा रही है वह कर्ता अर्थात सब्जेक्ट अध्यापक है, परंतु वाक्य का पूरा अर्थ नहीं निकल पा रहा कि अध्यापक क्या पढ़ा रहा है। यदि इस वाक्य को में सिंधी भाषा शब्द जोड़ दें तो इसका जो वाक्य बनेगा अध्यापक सिंधी भाषा पढ़ा रहा है, तो इस वाक्य का पूरा अर्थ निकलता है। यहाँ ध्यान देने बात यह है कि किसी क्रिया का कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट है या नहीं, इसे पहचानने के लिए वह सरल तरीका है कि किसी भी वाक्य में यदि क्या किसका शब्द लगा करके प्रश्न पूछा जाए तो जो कुछ उत्तर आएगा तो वह उसका कर्म होगा। उदाहरण के लिए प्रतीक कार्टून ठाहे रहो है, प्रतीक कार्टून बना रहा है, तो अगर हम प्रश्न पूछें कि क्या बना रहा है, जवाब आएगा कार्टून। तो इसमें कार्टून यानी कर्म ऑब्जेक्ट है और बनाना जो है सकर्मक क्रिया है। इस प्रकार पुलिस चोर के पकड़े थी, पुलिस चोर को पकड़ती है, किसको पकड़ती है? चोर को। तो चोर कर्म है अर्थात ऑब्जेक्ट है और पकड़ना जो है सकर्मक क्रिया है। संक्षेप में कह सकते हैं कि जिस क्रिया में कर्म न हो उसे अकर्मक और जिस क्रिया में कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। क्रिया विशेषण जिसे एडवर्ब कहते हैं। जिस प्रकार विशेषण संज्ञा वाले शब्दों की विशेषता बताते हैं उसी प्रकार क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि वह शब्द जो क्रिया से लगे और उसके साथ समय, स्थान, रीति अथवा नकारात्मक आदि की बातें का अर्थ निकले उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। An adverb is a word that tells us more about verb. उदाहरण के लिए धीरज धीरे धीरे
हली रहो हो, धीरज धीरे धीरे चल रहा है। तो जो धीरे धीरे शब्द है वो जो है क्रिया विशेषण है, उसकी की विशेषता बता रहा है। सीता घट गलाइन दिया है, सीता कम बोलती है, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है। मंत्री अची कावड़ियो, मंत्री ने आकर गुस्सा किया, बहुत गुस्सा किया, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है, क्रोध का आना। सुनील जोर से डुकण लगो, जोर से भागना, तेजी से भागने लगा। घड़िए घड़िए घुरन ठीक ना है, बार बार मांगना अच्छा नहीं है। जल्दी हल, जहाज छुट्टी न बने, जल्दी चल जहाज छूट ना जाए। एक भेरो पुस्तक पढ़ी तो डिस, एक बार पुस्तक पढ़ करके तो देखो। तो उपरोक्त शब्द जो है क्रिया की विशेषता के बारे में बता रहे हैं, इसीलिए इसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरा है संबंध बोधक, पोजिशन। संज्ञा या सर्वनाम के पीछे आकर जो संबंध दिखाने वाला शब्द जो होता है वो संबंध बोधक होता है, अर्थात वह शब्द जो संज्ञा का सर्वनाम के पीछे आए शब्द का संबंध बताए तो उसे हम संबंध बोधक कहते हैं। उदाहरण है इसका, मोहित घर में घेड़ो, मोहित घर में घुसा, में जो है वो संबंध बता रहा है, घर में। सीता दरिया माँ निहारे दर खोलियो, माँ जो शब्द है सीता ने खिड़की से झांक कर दरवाजा खोला, से झांक कर, तो से शब्द जो है संबंध दर्शा रहा है। बाहर वड़ हेठा बैठा आहन, बच्चे पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो नीचे जो है संबंध बता रहा है, के नीचे। खीर मिलण, खीर जो गिलास मुंहिंजे लाए खणी अच, दूध का गिलास मेरे लिए लाओ, लिए जो शब्द है वो संबंध बता रहा है। निखिल सुबह खां ही बैठो आहे, निखिल सवेरे से ही बैठा है, तो से शब्द बता रहा है। कशिश काफी परे बैठी आहे, कशिश बहुत दूर खड़ी है। दिव्या मुंह डाह निहारो, मेरी तरफ, दिव्या ने मेरी तरफ निहारा, देखा। हर्ष वणते बैठो हो, हर्ष पेड़ पर बैठा था। पंहिंजी भाषा से प्रेम करो, अपनी भाषा से प्रेम करो। इस प्रकार अब समुच्चय बोधक, कंजंक्शन जिसे बोलते हैं, समुच्चय बोधक कंजंक्शन, दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यों के हिस्सों को जोड़ने से काम आने वाला समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। A conjunction is a word that connects two words, phrases or sentence. उदाहरण के लिए नवीन ए विनोद कॉलेज वही रहा है, नवीन और विनोद कॉलेज जा रहे हैं, तो नवीन और विनोद को जोड़ने वाले शब्द है और, तो और जो है कंजंक्शन वर्ड है। आदित्य के अंग्रेजी को नहीं हिंदी आहे पर सिंधी हिंदी आहे, आदित्य को अंग्रेजी नहीं आती पर सिंधी आती है, तो पर जो शब्द है वो कनेक्टिव वर्ड है। तनु अमेरिका वेल हुई तय करे अची न सकी, तनु अमेरिका गई थी इसलिए नहीं आ सकी, इसलिए शब्द जो है कंजक्टिव वर्ड है। कुणाल अहिड़ो त सुहिणो आहे, ॼण त हीरो आहे हीरो, ॼण त, कुणाल इतना तो सुंदर है जैसे हीरो है हीरो, जैसे शब्द जो है कनेक्ट कर रहा है शब्द को। तोखे यूजीसी नेट जो इम्तिहान ॾियणो आहे त पहिरीं भाषा सिंधी भाषा सीख, तुम्हें यूजीसी नेट की परीक्षा देनी है तो पहले सिंधी भाषा सीखो। तो इसमें तो, इन उदाहरणों में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं मैं, ए, जय करे, जड़, ये समुच्चय बोधक अव्यय है। इस प्रकार से विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन, जिन शब्दों द्वारा मन की खुशी, आनंद, विस्मय, शोक आदि का इजहार होता है उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। An interjection is a word that express some sudden or strange feeling. It always followed by an exclamation mark. वाक्य के अंत में जो है एक आश्चर्य का चिन्ह भी जरूर आता है हर एक वाक्य के आगे, पहले शब्द में खास करके।
जैसे वाह छात सुहणो नृत्य आहे, वाह के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, वाह क्या तो सुंदर नृत्य है। शाबाश विनीत तो कमाल करे दिखारियो, वाह शाबाश विनीत तुमने कमाल कर दिया। ओह यो या वरी केड़ी मुसीबत है, ओह ये कौन सी मुसीबत है। हाय 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 माँ तो बर्बाद थी व्यवसाय, मैं तो बर्बाद हो गई। छी छी रघुआ के अड़ो कुदो कम न करण खपे हा, छी छी रघु को ऐसा गंदा काम नहीं करना चाहिए था। हे भगवान मुझी लज रख जाए, हे प्रभु मेरी लाज रखना। हायड़ी मुझी किस्मत, हाय रे मेरा भाग्य। इस प्रकार से इन शब्दों में जो है विस्मय आदि बोधक शब्दों का प्रयोग किया गया है। साथियों, इस प्रकार हमने इस सत्र में व्याकरण की अनेक कोटियों के बारे में हमने विस्तार से जानकारी की, उनके उदाहरण भी देखे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में हमने आज काफ़ी ज्ञान प्राप्त किया उदाहरण के साथ। आशा करता हूँ आपको ये जो सत्र है आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा और कुछ रोचक भी लगा होगा। धन्यवाद।